हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमए क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टीजीटी झारखंड हाई स्कूल टीचर की भर्तियां निकलने वाली है, तो उसी के लिए एमए क्लासेस ने फिजिक्स एंड मैथ्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च किया है। आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी में जो लाइव क्लासेस चलेंगी इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आप इजी ये जो कोर्स है, हमने बहुत कोशिश की है कि सबसे कम प्राइस में लॉन्च करें और हमने बहुत ही कम प्राइस में इसको लॉन्च किया है। उसमें भी हमने इंस्टॉलमेंट वगैरह का फैसिलिटी उसमें दिया गया है, तो आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या रहेगी कि इसमें आपको पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा और फिजिक्स में स्पेशली जो प्रॉब्लम होती है कि स्टूडेंट से क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं, तो हमने खास उसका ध्यान रखा है कि इस कोर्स को जो हमने डिजाइन किया है कि जब हम उसकी लाइव क्लासेस लेंगे, जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे या जो भी करेंगे, इसमें हमारा मेन फोकस क्या रहेगा कि हम आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएं ताकि आपके जो एग्जामिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस जो लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रैक्टिस पेपर्स हम लोग क्लास में देंगे जिसे हम लोग डेली प्रैक्टिस पेपर्स कहते हैं। आपको पेपर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, क्वेश्चंस आपको उनको सॉल्व करने हैं। उसके बाद हम अपने टेस्ट सीरीज वहां पर रखेंगे और भी बहुत कुछ है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप जा करके यहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और वैसे ही इस ये जो वीडियो है, इसमें हमने एक छोटा सा डेमो लेक्चर अटैच किया है फिजिक्स का। बहुत ही बेसिक से मैंने इसको करवाया है और धीरे धीरे एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग आगे का लेक्चर देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही बारीकी से समझेंगे। समझिए कैसे समझेंगे। देखिए, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक शब्द को अगर आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो तो आपका एक तो बनता है इलेक्ट्रो और दूसरा बनता है आपका स्टैटिक। इलेक्ट्रो वर्ड जो है आपको कहीं न किस चीज से रिलेट करता है? कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट करता होगा और कहीं ना कहीं ये चार्ज से रिलेट करता होगा। तो मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रो जो वर्ड है वो कहीं ना कहीं चार्ज से रिलेटेड है। जो स्टैटिक वर्ड है उसका मतलब क्या हुआ इंग्लिश में? इसका मतलब होता है इंग्लिश में रेस्ट। तो इस पूरे चैप्टर में जो आप पढ़ने वाले हो वो किसके बारे में पढ़ोगे? चार्ज एट रेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हो। नाउ क्या होता है कि व्हाई आई एम सेइंग दिस, मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको ये समझना होगा कि जब भी चार्ज एट रेस्ट के बारे में बात कर रहा है, स्टैटिक चार्ज के बारे में बात कर रहा है, ई मोबाइल चार्ज के बारे में बात कर रहा है, तो ऐसा कोई भी शब्द जो आपको ये समझाता हो कि जो चार्ज है मूव नहीं कर रहा है, तो आपके दिमाग को सीधे इस चैप्टर में ले आना। जो भी फॉर्मूलाज है, जो भी कंसेप्ट है, इसी चैप्टर से लगने वाले हैं। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज एट रेस्ट होता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कहानी है कि आपको अगर मैं पूछूं व्हाट इज चार्ज, तो आपको पता तो है व्हाट इज चार्ज, बट आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। और एग्जामिनेशंस में दे विल राइट, वो जो ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे वो प्रॉपर वर्डिंग्स में रहेंगे, जो बुकिश लैंग्वेज होती है। तो आपको ये चीज समझना होगा कि चार्ज एक्चुअल में, देखिए मैं कीवर्ड बता रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। क्या है ये? प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स और मैग्नेटिकल इफेक्ट्स देख सकते हो, मैग्नेटिक इफेक्ट्स देख सकते हो। ठीक है, अभी इस चैप्टर में हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स के बारे में ही बात करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो है वो हम चैप्टर नंबर आगे जाके 3 आएगा मैग्नेटिज्म का, उसमें पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो अभी आप समझ लो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में चार्ज ना होता, अगर चार्ज ना होता किसी मैटर में, तो इलेक्ट्रिसिटी ना होती। इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो आपके घर में पंखा टीवी वगैरह नहीं चल रहा होता। तो हमने क्या समझा कि चार्ज जो है वो प्रॉपर्टी है। इस स्टेटमेंट को याद रखना, प्रॉपर्टी है ये, जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है सर, आपने समझ लिया होगा। लेकिन अगर हम लोग, देखो मैं एकदम बेसिक से समझाता हूँ, बेसिक से एडवांस लेके चलेंगे और धीरे धीरे समझेंगे ताकि एग्जाम्स में गलती ना हो। तो देखिए, अब आपको पता है कि चार्ज दो टाइप के होते हैं। चार्ज के दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है आपका नेगेटिव चार्ज। लेकिन आपको अगर पूछा जाए कि भैया पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज आया कहां से, कैसे बना, तो प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं समझा पाते बहुत सारे बच्चे। ठीक है, तो हम समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल से। समझिए कि ये जो आपका है, मैं तीन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स लेके आता हूँ। आइडेंटिकल मतलब उनके प्रॉपर्टी सेम, मटेरियल सेम, सारे के सारे चीज में जो रहेंगे वो सेम रहेंगे। तो मैंने दो आइडेंटिकल बॉडीज ले ली। मैं बोलना चाह रहा हूं कि इनिशियली इसमें 5 प्रोटॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये आइडेंटिकल है तो इसमें भी 5 प्रोटॉन्स होंगे और 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब अगर मैं मान लेता हूं, आप एक बात समझिए, एक एग्जांपल, अजम्पशन कर रहे हैं हम लोग ये बात कि एक प्रोटॉन का जो चार्ज है वो +1 है और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो है -1। समझ में आ गया?
एक प्रोटॉन का +1, एक इलेक्ट्रॉन का -1। असलियत में कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। आगे समझेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए हम लोग ये अजम्पशन कर रहे हैं। ये एक अजम्पशन है, ठीक है। रियलिटी में कुछ और ही होता है। रियलिटी में 1.6 वाली वैल्यू चलती है। तो हमने क्या अज्यूम किया कि एक प्रोटॉन का चार्ज +1 होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 होगा। तो इसमें कितना आया टोटल चार्ज? 5 प्रोटॉन है यानी कि 5 इंटू 1, और 5 इलेक्ट्रॉन है मतलब 5 इंटू -1। तो यहाँ पे आया मेरा +5, यहाँ पे आया मेरा -5। टोटल चार्ज आ गया मेरा 0। टोटल चार्ज मेरा कितना आ गया? 0। तो अब आपको एक नया चीज पता चलेगा कि न्यूट्रल बॉडी है ये। क्या पता चला? न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है कि उसका नेट चार्ज 0 होता है। कुछ स्टूडेंट्स से पूछा जाए, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे गलत जवाब दे देते हैं कि न्यूट्रल बॉडी का मतलब उनके हिसाब से कि बॉडी में कोई चार्ज ही नहीं है। भैया ये बहुत ही गलत अजम्पशन है। उस बॉडी में चार्ज है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर की मात्रा में है, जिसके वजह से वो एक न्यूट्रल बॉडी बन जाती है। तो हमने क्या समझा कि न्यूट्रल बॉडी का जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है, और न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये नहीं है कि उसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, मैं आपको यहाँ भी बता रहा हूँ कि आप कहाँ का गलती कर सकते हो, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने क्या किया, किसी भी तरीके से कुछ भी किया मैंने, और सिमिलर देखो यहाँ भी 5 प्रोटॉन है 5 इलेक्ट्रॉन, तो उसका भी नेट चार्ज 0 ही होगा। अब मैंने क्या किया, किसी भी प्रोसेस से यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल के इसको दे दिए। मान लेते 2 इलेक्ट्रॉन दिए मैंने, तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा वो समझो थोड़ा सा। अब यहाँ पे जो पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे वो कितने बन जाएंगे? वो मेरे बन जाएंगे 3। वो मेरे कितने बन जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, क्योंकि 2 तो निकल के चले गए। अब यहाँ पे जो पहले 5 इलेक्ट्रॉन थे, अब ये कितने बन जाएंगे? ये मेरे बन जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन। अब नेट चार्ज निकालिए, तो 5 प्रोटॉन मतलब 5 इंटू 1 यानी कि 5, एंड 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ? 3 इंटू -1, दैट इज -3। नेट चार्ज कितना आया? 5 में से 3 जाएगा तो +2 चार्ज आ गया। और यहां देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, तो आप क्या बोलोगे? 5 प्रोटॉन मतलब 5 इंटू 1 +5, 7 इलेक्ट्रॉन मतलब 7 इंटू -1 यानी कि -7। यहाँ पे कितना आ गया आपका? -2। कितना आ गया? -2। तो समझिए, जो बॉडी पहले न्यूट्रल थी, जो बॉडी पहले न्यूट्रल थी, उसमें से मैंने जैसे इलेक्ट्रॉन निकाले और किसी को इलेक्ट्रॉन दिए तो उनमें चार्ज आ गया। तो समझने वाली बात क्या है कि जिससे इलेक्ट्रॉन निकले, यानी कि इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट। इसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट कहेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट होता है वो हमारा हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। वो क्या हो जाता है हमारा? पॉजिटिव चार्ज। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा नेगेटिव चार्ज। तो हमने क्या समझा? इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज एट रेस्ट। फिर हमने समझा चार्ज एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। उसके बाद आपने समझा कि 2 टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, और एक न्यूट्रल बॉडी होती है। न्यूट्रल बॉडी में आपने क्या समझा कि ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो, उसमें जो नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जो रहेंगे बराबर के रहेंगे, तो नेट चार्ज 0 हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज ही नहीं है, उसका नेट चार्ज 0 है, उसे हम न्यूट्रल बॉडी कहते हैं। उसके बाद आपने समझा कि किसी भी प्रोसेस से अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को निकाल लो तो, और किसी को दे दो, तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट होता है, यानी कि ये वाली, उससे हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है वो हमारा हो जाता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक और अच्छी बात इसमें समझने वाली ये है कि देखिए कि इनिशियली क्या था। इनिशियली 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन यानी कि न्यूट्रल बॉडी, 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन यानी कि ये भी न्यूट्रल बॉडी। इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले आपने? 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले? 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। तो चार्ज कितना आया दोनों में? 2 2 का ही आया। तो मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स की आप हेरा फेरी करोगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स को आप ट्रांसफर करोगे, उतना ही चार्ज इसमें आएगा। एक एग्जांपल समझते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि देयर इज अ बॉडी जिसमें मैंने 10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो उसका टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अगर मैं बोलूं एक न्यूट्रल बॉडी थी, उसमें से मैंने 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए डेफिशिएट, हाँ निकाल लिए डेफिशिएट, यानी कि ये नेगेटिवली पॉजिटिवली चार्ज हो गया। कितना चार्ज हो गया? 10 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। आई होप ये चीज क्लियर है। आगे समझते हैं। अब इसी से एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब वो क्या है कि अगर मैं बोलूं कि एक प्रोटॉन का जो मास है वो मान लीजिए 1 यूनिट है। एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं मैं, ठीक है। एक बार समझिए, आप मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो भी 1 यूनिट है, लेकिन असलियत में क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के सामने बहुत कम होता है।
इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का होता है, प्रोटॉन बहुत ही भारी भी होता है। तो ये डिफरेंस होता है, लेकिन अभी हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मानेंगे कि एक प्रोटॉन का मास 1 यूनिट है, एक इलेक्ट्रॉन का मास 1 यूनिट है। अब समझिए, इनिशियली दोनों में 5 प्रोटॉन थे। इनिशियली मैं इसको मिटा देता हूं, नहीं मिटाता नहीं, यहीं पे बनाते हैं। चलो, इनिशियली आपने क्या बोला कि आपके पास एक बॉक्स था जिसमें 5 प्रोटॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे। दूसरा बॉक्स था, इसमें भी 5 प्रोटॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे। तो इसका मास कितना हो गया? 1 यूनिट, यानी कि 5 ग्राम प्रोटॉन के, 5 यूनिट प्रोटॉन के और 5 यूनिट इलेक्ट्रॉन के। तो टोटल मास कितना आया? 10 यूनिट आया। एक बात याद रखना कि मास कभी नेगेटिव में नहीं होता है, ठीक है, इसलिए मैंने वहां +5 लिया है। यहीं पे इसका भी वही सेम आएगा, 5 यूनिट एंड 5 यूनिट। तो वी आर गेटिंग 10 यूनिट ऑफ मास। लेकिन लेकिन इस वाले केस में जब आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यहाँ पे टोटल मास कितना बचा? यहाँ पे मेरा बचा 5 यूनिट प्लस 3 यूनिट, यानी कि 8 यूनिट। और यहाँ पे कितना बचा मेरा? 5 यूनिट प्लस 7 यूनिट, यानी कि 12 यूनिट। तो क्या समझ में आया? जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसका मास घट जाता है। जो नेगेटिव मास होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन घुसते हैं, उसका मास बढ़ जाता है। यहां देखिए, इससे इलेक्ट्रॉन निकला था तो इसका मास घट गया, यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मास जो होगा वो घट जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, उसका मास क्या होगा? बढ़ जाएगा। और ये क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहां तक कोई क्लियर नहीं है? अब आप सोचोगे कि चलो ठीक है, इसमें देखिए मैक्सिमम चीज आपको पता होगी, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में थी, उसे बाहर लाना जरूरी था, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एग्जाम में बैठा, आप एग्जाम में बैठे हो, क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए, पॉजिटिव मास इज ग्रेटर देन द नेगेटिव मास। एक न्यूट्रल बॉडी है, क्वेश्चन फ्रेम करेंगे उस तरह से कि एक बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी, जिसमें से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो उसका मास में क्या डिफरेंस आएगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, कुछ नहीं होगा, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसका मास क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, ये बात हमने समझ ली। अब एक और बात मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। मैंने एक बार भी नहीं बोला प्रोटॉन का ट्रांसफर। आपको ये बात समझना होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट चार्ज होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट चार्ज होता है, तो उसमें किसका कंट्रीब्यूशन होता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, अ बॉडी हैज बीन मेड नेगेटिवली चार्ज्ड। ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन हैज बीन ट्रांसफर्ड टू इट। ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम इट। ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। एंड ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ द अबव। स्टूडेंट्स क्या करेंगे? हाँ भाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, एक बार आप लोग अच्छे समझ में आएगा। एक मिनट रुको, क्वेश्चन आया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? विच ऑफ द मतलब, एक सेकंड रुको। अ बॉडी हैज बिकम negatively charged because option number A, electron has been transferred to it, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन डाले गए, has been transferred to it. Option number B, proton has been removed from it. ठीक है, and option number C, both A and B. and option number D, none of the above. अब स्टूडेंट क्या बोलेगा? यार अगर ये नेगेटिवली चार्ज हुआ है तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो आया ही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लेकिन अगर उसने ये चीज ढंग से नहीं समझा है तो वो क्या करेगा? हाँ भाई, अगर प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है तो प्रोटॉन भी निकालेंगे तो भी तो उसका नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट क्या करेगा? बोथ ए एंड बी मार के आएगा, लेकिन आंसर होगा ए, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज देने का मतलब है कि उसमें से सिर्फ इलेक्ट्रॉन निकाले। अब कोई स्टूडेंट पूछेगा सर प्रोटॉन क्यों नहीं, प्रोटॉन क्यों नहीं? अरे तो भाई मेरे, यू गो टू द केमिस्ट्री वाला पार्ट एंड रिमेंबर कि प्रोटॉन इज इनसाइड द न्यूक्लियस विद अलोंग विद न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और दोनों के बीच में कौन सी फोर्स है? न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। तो ये प्रोटॉन को जाने ही नहीं देगा यार, कैसे जाने देगा? मतलब देखो, दे आर वेरियस प्रोसेस थ्रू विच वी कैन सेपरेट देम, हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन हम हमारे जो सिलेबस में है 3 मेथड ऑफ चार्जिंग है, इंडक्शन, कंडक्शन एंड फ्रिक्शन। तो ये तीनों ही मेथड से हम ये चीज नहीं कर सकते, क्योंकि ये तीनों के अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती है कि ये इस न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम कर पाए।
तो हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही होता है, ठीक है, और प्रोटॉन की वजह से नहीं होता है। ये हमने समझ लिया। उसके बाद में अब इसका एक एप्लीकेशन पार्ट देखिए। आप लोगों ने बचपन में एक चीज पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी कि एक ग्लास रॉड हमें दे दी जाती है और एक सिल्क क्लॉथ हमें दे दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, आपने ये भी पढ़ा है कि ये थोड़े, अब मैं क्या करता हूं, उसको रब करूंगा, ये रब करूंगा या फ्रिक्शन पैदा करूंगा, तो उस फ्रिक्शन के बाद ये जो है मेरी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और ये जो है मेरी नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। मेरा क्वेश्चन पहला कि ये पॉजिटिव क्यों हुई और ये नेगेटिव क्यों हुई, तो आप बोलोगे सर क्योंकि ये पॉजिटिव है और अभी आपने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई होगी और ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गई होगी, इसीलिए ये पॉजिटिव बन गई, नेगेटिव बन गई। मैंने बोला ऐसा क्यों हुआ, तो आपने बोला कि सर देखिए आपने इसको रब किया, तो आपने रब किया तो आपने फ्रिक्शन पैदा किया। मैंने बोला हाँ, आपने फ्रिक्शन पैदा किया तो वहां पे हीट पैदा हुई है। आप अपने दोनों हाथों को रगड़ोगे तो हीट पैदा होती है, तो उस तरह से यहाँ भी हीट पैदा हुई है। अब हीट पैदा हुई है तो ये हीट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो है सरफेस पे वो इस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और जब वो एब्जॉर्ब करेंगे तो वो यहां से निकलकर इसमें चले जाएंगे। तो मैंने बोला वेरी गुड। थर्ड क्वेश्चन जो मैंने पूछा वो ये पूछा कि भैया ये बताओ कि ये ही क्यों पॉजिटिव बनेगा, ये नेगेटिव क्यों नहीं बन सकता और ये पॉजिटिव क्यों नहीं बन सकता। अब यहाँ स्टूडेंट को नहीं पता होता, क्योंकि ये बहुत सारे कम बुक्स में चीज दिया रहता है, हम इसको समझते हैं ऐसा क्यों होता है। समझो, एक बात समझो, एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पे एक 5 kg का बॉक्स है और यहाँ पे एक 50 kg का बॉक्स है। जेई वालों ने यानी कि एनटीए ने अनाउंस कर दिया कि द स्टूडेंट हु विल पिक एनी ऑफ द बॉक्सेस, मतलब इसमें से या तो इसको उठाओ या फिर इसको उठाओ, उठा के अगर जो यहां रख देगा उसे हम 2 मार्क्स एक्स्ट्रा देंगे, 2 मार्क्स एक्स्ट्रा देंगे। तो 99.99% के बच्चे क्या करेंगे, 5 kg वाले को उठा के यहाँ पे ले जाके रख देंगे। कुछ बच्चे यहाँ भी आएंगे, वी आर नॉट कंसिडरिंग, दे आर द एक्सेप्शंस लाइक हाइड्रोजन, तो उनको छोड़ दीजिए। मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, 5 kg वाले को उठा के यहाँ पे रख दो। आप भी यही करोगे, क्यों करोगे भैया, इसको उठा के यहाँ ले जाना बहुत ही आसान है एज कम्पेयर टू दिस वन। मानते हो इस बात को, हाँ। तो उसी तरह से किसी भी मेटल से या किसी भी मैटर से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। उस एनर्जी को देते ही वो इलेक्ट्रॉन उस सरफेस को छोड़ के भाग जाता है, ठीक है, उस सरफेस को छोड़ के वो चला जाता है, और इस एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। So the amount of energy required to remove an electron from this particular surface is called the work function. तो हमने क्या समझा, अगर मुझे इससे निकालना है तो मुझे इसे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब वो एनर्जी एनफ हो जाएगी तब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के चला जाएगा। अब जो एनर्जी है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्लास रॉड, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ग्लास रॉड इज लेस देन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सिल्क क्लॉथ। मतलब अगर मुझे सिल्क क्लॉथ से एनर्जी निकालनी है, सॉरी इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जबकि ग्लास रॉड के केस में जब मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कम वर्क करना पड़ेगा एज कंपेयर टू सिल्क क्लॉथ। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहां से निकल के यहां चला जाता है, क्योंकि यहाँ कम वर्क रिक्वायर्ड है, यहाँ कम वर्क रिक्वायर्ड है। ठीक है, आई होप यहां तक हमारा ये चीज क्लियर है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे कभी कभी पूछा जा सकता है कि सर ये बताओ कि क्या कभी ग्लास रॉड नेगेटिव हो सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ सर हो सकता है। कब होगा, जब आप इसको किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से रब करोगे, किसी ऐसे ऑब्जेक्ट से रब करोगे जिसका जो वर्क फंक्शन होगा वो ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा। मतलब ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन मान लेते हैं अगर 50 जूल है, तो मैं से किसी ऐसी चीज से रब करूंगा जिसका वर्क फंक्शन मान लेते 10 जूल है। तो अब देखो आपको क्या पता चला कि इसका वर्क फंक्शन कम है, तो इससे निकल के इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड में चले जाएंगे और ग्लास रॉड मेरा क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। होपफुली ये जो इंट्रोडक्शन क्लास थी वो आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। इसके बाद हमें बहुत कुछ पढ़ना है, और देखो मेरी बात समझो, हम लोग एकदम जीरो से एडवांस लेवल में जाएंगे। देखो ये मैंने जीरो से स्टार्ट किया कि चार्ज क्या होता है, फिर हमने देखा कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है, तो हमने एकदम एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसको कवर किया। ठीक है, कि कोई से भी क्वेश्चन आए यू विल बी एबल टू आंसर। तो हमारा काम क्या है कि मूव इन सच अ वे कि क्वेश्चन चाहे मेरा पढ़ा हुआ हो नहीं हो, कंसेप्ट मुझे पता होना चाहिए, मैं एग्जाम में उस क्वेश्चन को कर पाऊं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।